सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन और T3, T4 और T3 कैसे सिंथेसाइज होते हैं और कैसे सेक्रेट होते हैं फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। तो इस सब को समझने से पहले हमें देखना होगा कि थायराइड ग्लैंड की थोड़ी सी फिजियोलॉजी एंड एनाटमी। तो बेसिकली स्पीकिंग, थायराइड ग्लैंड इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के जस्ट नीचे थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम अंदर से मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर मैं थायराइड ग्लैंड इज़, एज यू ऑल नो, इट इज़ एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड। तो थायराइड ग्लैंड, अगर हम ये मेरा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को इफ़ वी विल टेक द ट्रांससेक्शन, मतलब ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ इट, यानी कि मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम लुकिंग फ्रॉम अबव, मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो इसका मेरे को कुछ जब ट्रांसफ़र सेक्शन काटता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। थायराइड फॉलिकल्स ये सारे हो गए, हाँ, ये पूरा ग्लैंड हो गया हमारा, एक लोब मान लेते हैं इसको। और ये थायराइड फॉलिकल प्रेजेंट है जहाँ पे थायराइड फॉलिकुलर सेल्स अलाइंड है। दीज आर जस्ट सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थायराइड, ये एक थायराइड फॉलिकल है, ये एक थायराइड फॉलिकल, दिस इज़ अनदर वन एंड दिस इज़ अनदर वन, ऐसे बहुत सारे होंगे थायराइड फॉलिकल्स। और यहाँ पे थायराइड फॉलिकुलर सेल इनको कवर करके रखा है और ये बीच में जो ल्यूमेन प्रेजेंट है इसको हम कोलॉइड बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी कोलॉइड, ये थायराइड फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल शेप है इनका। सो अब हम अब मैं यहाँ पे नहीं बना रहा, आप समझ लेना खुद, टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो आपका भी और मेरा भी। तो अब हम देखेंगे सिंपली कि T4 और T3 यानी कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, थायराइड, एक तो मैं बता दूं यहाँ पे आपके कुछ और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड योर पैराफॉलिकुलर सेल्स, और इनका मेजर रोल होता है दूसरा हार्मोन सेक्रेट करना, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन। सो ये फॉलिकुलर सेल्स विल सेक्रेट कैल्सिटोनिन, और ये जो हैं ये हमारे थायराइड फॉलिकल्स हैं जो कि T4 एंड T3 सिंथेसिस करेंगे। और आज हम इन्हीं की सिंथेसिस बहुत ही बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। सो वी विल डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सो ये हमारे थायराइड फॉलिकल्स हो गए, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हो गए, विच आर अलाइनिंग दी थायराइड फॉलिकल, विच आर बेसिकली क्यूबॉइडल इन शेप्ड। यहाँ पे है हमारा कोलॉइड बीच में, क्यूबॉइडल इन शेप्ड, सॉरी। सो एनाटमी और थोड़ी सी बेसिक फिजियोलॉजी समझने के बाद अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, अगर मैं एक सेल यहाँ पे बनाऊँ, सो आई एम ड्राइंग दिस सेल एज अ होल। हाँ, यहाँ पे एक बड़ा सेल मैंने बनाया, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स बोला इसको मैंने, थायराइड फॉलिकुलर सेल। तो थायराइड फॉलिकुलर सेल में सिंथेसिस होगी T4 एंड T3 की। तो आज हम वही पढ़ने जाएंगे। तो अगर बेसिकली मैं इसमें बताना चाहूँ तो ये थायराइड फॉलिकुलर सेल है, और थायराइड फॉलिकुलर सेल ये रहा हमारा, और इसके यहाँ पे क्या है, कोलॉइड, और इसके यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ब्लड वेसल्स वगैरह और कैपिलरीज भी होती हैं। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर एक सेल यहाँ पे मैंने बनाया तो यहाँ पे ब्लड होगा, ब्लड कैपिलरीज वगैरह जितनी भी ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे हमारा कोलॉइड है। ईजी। तो अब थायराइड फॉलिकुलर सेल में सबसे पहले जो मतलब बोलते हैं ना जिसको स्केलेटन T3 और T4 का, वो हम बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। तो थायरोग्लोबुलिन की जो सिंथेसिस है वो हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल में होगी। तो पहला स्टेप इसका होगा TG की सिंथेसिस। अब थायरोग्लोबुलिन एक तरह का प्रोटीन है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी होता है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th में कि T3 एंड T4 आर द डेरिवेटिव ऑफ विच अमीनो एसिड, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। तो टायरोसिन का अगर मैं स्ट्रक्चर फिर से आपको रिकॉल कराऊँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी, तो ये रहा हमारा, हाँ, ये रही हमारी बेंजीन रिंग, और इसके यहाँ पे हमारा CH2, यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का, यानी कि जो टायरोसिन है ये तैयार हो गया, ठीक है। टायरोसिन ये है हमारे पास। सो थायरोग्लोबुलिन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कम से कम 50 to 70 रेसिड्यूज़ होते हैं टायरोसिन के। अगर मैं इन्हीं टायरोसिन को बहुत सारे 50 से 60 बार अगर इनको जोड़ दूँ तो मेरे पास एक थायरोग्लोबुलिन बनेगा। तो थायरोग्लोबुलिन इज़ अ प्रोटीन। अब आपको पता है कि प्रोटीन कहाँ पे, सेल में, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। प्रोटीन सिंथेसिस विल अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से TG बनता है। अब इसके बाद प्रोटीन बन गया, ठीक है, प्रोटीन बना दिया हमने। 50 to 70 रेसिड्यूज टायरोसिन की हैं थायरोग्लोबुलिन में। देन
अब इसके बाद हमें क्या करना है, थायरोग्लोबुलिन जो हमारा प्रोटीन बना है इसकी पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग के लिए क्या होगा, गोल्जी एपरेटस होगा। गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग कर देगा थायरोग्लोबुलिन की और इसे ये बाहर सेक्रेट कर देगा। सो आपको अभी थोड़ी देर में मतलब आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है टायरोसिन का, क्योंकि इसी से हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सो हम चलते हैं अपने मेन स्टेप्स के ऊपर, जो कि है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। मैंने आपको सारा का सारा बेसिक समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी अभी के अभी। सो हम स्टेप वाइज सारे के सारे सीक्वेंस वाइज हम सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हाउ द सिंथेसिस इज अकरिंग। तो सबसे पहला स्टेप हमने बोल दिया कि थायरोग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन RER एंड इज पैकेज्ड इन गोल्जी एपरेटस एज एंड लास्ट में वो थायरोग्लोबुलिन का अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि बन चुका है थायराइड फॉलिकुलर सेल में, मैंने ये नया नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तो मैंने आपके लिए बना के तैयार करा है। एग्जाम में भी आपको यही बनाना है। तो यहाँ पे हमने कहा था ब्लड है एंड यहाँ पे हमारा फॉलिकुलर लुमेन और कोलॉइड है। तो हमने थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस कर ली थी। थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस और पैकेजिंग होने के बाद इट विल बी सेक्रेटेड इन द कोलॉइडल स्पेस। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा। सो अब हम अपना पहला स्टेप लिखेंगे। हमारा पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि है थायरोग्लोबुलिन। इसमें कितने रेसिड्यूज़ होंगे टायरोसिन के, 50 to 70। ठीक है, तो ये हमारा थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस हमारी हो चुकी है पूरी। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीटेड, देन इट इज़ सेक्रेटेड इनटू द कोलॉइडल स्पेस। तो हम अब अपना सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो TG, अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा थायरोग्लोबुलिन की। तो थायरोग्लोबुलिन अब फॉलिकुलर लुमेन में आ चुका है। अब सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, हमने जैसे ही बाहर से मतलब अगर हम सॉल्ट वगैरह जैसे लेते हैं तो सॉल्ट से हमने आयोडाइड कंज्यूम किया, या अपने डाइटरी सोर्सेज से हमने आयोडाइड I- हमने कंज्यूम किया, तो अब वो ब्लड में आ चुका है आयोडाइड। अब आयोडाइड फ्रॉम ब्लड इट विल एंटर इनटू थायराइड फॉलिकुलर सेल थ्रू सिम्पोटर। ये सिम्पोटर है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स दे आर पुशिंग इट इन वन डायरेक्शन ओनली। सो इस सिम्पोटर को हमने नाम दिया N, यानी कि N स्टैंड्स फॉर सोडियम, Na आयोडाइड S सिम्पोर्ट, NiS इसको बोलते हैं। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत है, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आयोडाइड की ट्रैपिंग हुई सेकंड स्टेप में, यानी कि सेकंड स्टेप हमारा हुआ जो हमने आयोडाइड लिया बाहर से डाइटरी सोर्सेज से, उसको हमने बाय NiS सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर से ट्रैप कर लिया। सो सेकंड स्टेप आई एम राइटिंग इज I- और आयोडाइड ट्रैपिंग बाय NiS। ओके, देन हम देखेंगे अब हमारा थर्ड स्टेप भी बहुत इजी है। इसको स्टेप वाइज आप याद रखेंगे तो बहुत इजी होगा। I- हमारा अंदर आ चुका है। अब I- को अब हमें क्या करना है, I- को अगर हम I2 में कन्वर्ट कर ले तो वो रिएक्टिविटी के लिए, अब आपने पढ़ा होगा ना थायराइड हार्मोन्स के लिए, यानी कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ T4 एंड T3 आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए टायरोसिन को आयोडीन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम आयोडाइड को आयोडीन यानी कि I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करने के लिए हम वी नीड अ एंजाइम, और ये एंजाइम हमारी सेल में पहले से है परऑक्सीडेज। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑयल हमने याद किया था OIL, L मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने आयोडाइड ने अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीडेज। तो थर्ड स्टेप हमारा यही होगा। थर्ड स्टेप में हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। सो हमारे 3 स्टेप वेरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गए हैं। अब हम करेंगे ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन में आपको अगर याद हो तो हमने स्ट्रक्चर बनाया था टायरोसिन का, तो उसके पास मैं आपको फोर्थ स्टेप बताने से पहले आपकी सारी रिएक्शंस क्लियर करवाऊंगा केमिस्ट्री की, ताकि आपको इसे रटना ना पड़े और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप बिना अटके, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास पेपर में, तो बिना अटके आप लिख सकें। सो इसकी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। सो वी विल गेट टू द कंसेप्ट ओनली। सो कंसेप्ट वाइज हमने टायरोसिन रेसिड्यूज इनकॉर्पोरेट कर रही है थायरोग्लोबुलिन में। हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, अनदर रॉ मटेरियल इज़ आयोडीन। आयोडीन भी हमने डाइटरी सोर्सेज एंड नमक वगैरह ऑल से
तो हमने आयोडीन बना दिया उसको अपनी बॉडी के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीडेज। तो हमारे पास दोनों रॉ मटेरियल्स यानी कि रिएक्टेंट्स क्या क्या होंगे हमारे पास, I2 मॉलिक्यूल प्लस हमारा टायरोसिन का मॉलिक्यूल। यस, जल्दी जल्दी मेरे साथ बनाना। सो OH यहाँ पे लग गया। अब हमारे यहाँ पे आएगा CH2, टेट्रावैलेंसी नहीं भूलना केमिस्ट्री में कार्बन की। सो यहाँ पे लास्ट में आया हमारा, ठीक है, ये टायरोसिन मॉलिक्यूल था। अब ये बहुत सारी लंबी चेन हो गई है थायरोग्लोबुलिन में टायरोसिन्स की, बट आई एम ड्राइंग ओनली वन ताकि आपको अच्छे से समझ आए। टायरोसिन मॉलिक्यूल है, देन आयोडीन है हमारा। तो ये फिर से रिएक्ट करेगा पर ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, देन आपको पता है कि आयोडीन इसे रिएक्ट करके क्या बनाएगा। इसे रिएक्ट करके आपने एक नाम सुना होगा विच इज़ रिटन इन मैनी बुक्स, उसको हम बोलते हैं, अगर हम आयोडीन को यहाँ पे लगाएं, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है ना, ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑलवेज ऑर्थो पैरा इन पोजीशन। सो यहाँ पे हमने एक आयोडीन लगा दिया, CH2, सेम मॉलिक्यूल हम फिर से ड्रॉ करेंगे, हाँ, और ये हमारा क्या बन गया है, दिस इज़ टायरोसिन, दिस इज़ ऑल्सो टायरोसिन, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि एक आयोडीन यहाँ पे लगा है। तो इसको हम बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन। टायरोसिन पहले से था, ये एक आयोडो लग गया तो मोनो आयोडो, ठीक है। इसी को आपने नाम सुना होगा MIT। इसी रिएक्शन, इसी वाले स्टेप को हम बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, विच इज़ अवर फोर्थ स्टेप। हाँ, तो अभी मैं थोड़ी सी और रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाना चाहूँगा। अगर हम इसको एक और आयोडीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम ये एंजाइम परऑक्सीडेज, तो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है वो बनेगा हमारे पास, आयोडीन एक यहाँ पे लग जाएगा, OH इज़ प्रेजेंट पहले से, और एक आयोडीन यहाँ पे लग गया जो नया वाला आया। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा हमारा, CHNH2 देन COOH। तो ये हमारा डाई हो गया, डाई आयोडो टायरोसिन, दिस इज़ कॉल्ड DIT। MIT हमारा ये है, मोनो आयोडो, एक ही आयोडीन लगा है, DIT डाई आयोडो। सो स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट भी बिल्कुल सही से चल रहे हैं। DIT MIT की फॉर्मेशन हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब DIT दो जुड़ेंगे ना, तो हमने अगर दो DIT, अगर एक मॉलिक्यूल अगर DIT को फिर से एक और मॉलिक्यूल DIT से कन्वर्ट कराऊँ, मतलब रिएक्ट कराऊँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन अगर हम करके देखें तो COOH NH2 CH यहाँ पे CH है, CH2, फिर ऑब्वियसली हमारा ये एक रिंग हो गई, प्लस एक और रिंग मैंने क्या कहा, इसी से रिएक्ट करानी है ना। अब DIT है यानी कि यहाँ पे I होगा और यहाँ पे भी I होगा, अब यहाँ पे भी I होगा और यहाँ पे भी I होगा और यहाँ पे भी OH होगा, है ना। तो ये सेम मॉलिक्यूल हमें फिर से बनाना पड़ेगा, CH2 CH NH2 COOH, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे कपलिंग रिएक्शन। जब व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT रिएक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा, O लिंकेज आएगी बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक रिंग होगी, अनदर रिंग विल बी प्रेजेंट इन यहाँ पे, ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। कितने आयोडीन होगा इनके बताओ जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल से अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे DIT के, तो हमारे पास होगा टोटल मॉलिक्यूल कितने आयोडीन के, एक ही, मतलब एक ही कंपाउंड में 4। तो 4 के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे आप, टेट्रा, है ना आसान, तो टेट्रा बस। फिर क्या हमारा बन गया T4 मॉलिक्यूल, यानी कि टेट्रा आयोडो टायरोसिन, जिसको हम बोलते हैं T4 या थायरोक्सिन। अब अगर आपको ये रिएक्शन खुद करके देखनी है, क्योंकि हमारे पास पेज नहीं है और मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं। अब अगर दो मॉलिक्यूल DIT के रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास T4 बनेगा। अब अगर मैं बोलूँ एक मॉलिक्यूल MIT का रिएक्ट करेगा, ये वाला, और एक मॉलिक्यूल DIT का रिएक्ट करेगा, देन द कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी व्हाट, तो क्या कंपाउंड बनेगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फिर मैं इससे समझ जाऊँगा कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टेप्स। हम लिखते हैं फोर्थ स्टेप हमने क्या कर लिया। अब आपके लिए अगर आपको ये वाला पीछे वाला मतलब जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म समझा, अगर आपको ये क्लियर है तो आपके सारे के सारे स्टेप्स बहुत आसान हो जाएंगे समझने। सो स्टेप फोर्थ में हमने क्या किया, ऑर्गेनिफिकेशन की, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ I2। और ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ I2 करने के बाद क्या कंपाउंड बने हमारे पास, MIT एंड DIT बने। सिंपल,
यहाँ पे भी देख लेना फिगर में, टीजी आ गया था, ऑर्गेनिफिकेशन की टीजी की, टायरोसिन मॉलिक्यूल्स है, रेसिड्यूज है इसमें काफ़ी सारे, तो एमआईटी बन गया, डीआईटी बन गया। अब डीआईटी ने जब बहुत सारी कपलिंग की और एमआईटी डीआईटी ने भी की, तो यहाँ पे T4 बन गया और T3 भी बन गया, क्योंकि एमआईटी और डीआईटी जब रिएक्ट करेंगे तो T3 की फॉर्मेशन होगी, और कुछ ऐसे भी ये एमआईटी और डीआईटी होंगे जिन्होंने रिएक्ट नहीं किया होगा, तो वो टीजी के साथ एज इट इज़ जुड़े रह गए। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ स्टेप आप बताओ अब क्या होगा। फिफ्थ स्टेप हमारा होगा कपलिंग रिएक्शन। 2 डीआईटी जुड़े, 2 एमआईटी भी जुड़े, एक एमआईटी और एक डीआईटी भी जुड़ा। सो सिक्स्थ एंड सेवन्थ रिएक्शन में क्या होगा, अब हमारे पास आप देख सकते हैं T3 एंड T4 कोलॉइडल स्पेस में यानी कि फॉलिकुलर ल्यूमेन में बन चुका है। अब अगर TSH ऊपर से आता है, कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, अगर TSH की स्टिमुलेशन होती है, और स्टिमुलेट किसी को करेगा, थायराइड ग्लैंड को इसने स्टिमुलेट किया। देन अगर स्टिमुलेशन आई तो फॉलिकुलर ल्यूमेन टीजी जो मॉलिक्यूल हमारा पूरा बना रेसिड्यू, उसको हमें एंडोसाइटोज, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, ये अपने सूडोपोडिया निकालता है थायरो फॉलिकुलर सेल, जो थायराइड फॉलिकुलर सेल है, और इसको एंडोसाइटोज कर लेता है अपने अंदर। तो वेसिकल में बंद हो जाता है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। वेसिकल के बाद बंद होने के बाद लाइसोसोम फ्यूज़ हो जाता है। लाइसोसोम्स वहाँ पे अपने प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करता है, प्रोटीएसिस है ना मतलब, और प्रोटीएसिस रिलीज़ करने के बाद ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, T3 एंड T4 अलग हो जाते हैं, ये आ जाता है हमारे सर्कुलेशन में, और बाकी जो मॉलिक्यूल बचा है एमआईटी और डीआईटी वो वापस सेल के अंदर रिसाइकल हो जाता है। अब रिसाइकल एमआईटी और डीआईटी का स्ट्रक्चर क्या था, एमआईटी का स्ट्रक्चर ये रहा, डीआईटी का स्ट्रक्चर ये रहा। तो अब एमआईटी और डीआईटी तो हमारे भाई यहीं रह गए सेल में, T3 T4 निकल के बाहर, अब इन्होंने रिएक्ट नहीं किया था बेचारों ने। तो अब क्या होगा, एमआईटी में से आई को हम बाहर निकाल देंगे, इसमें से भी हम आई दोनों को बाहर निकाल देंगे। तो आयोडीन तो चला गया वापस रिसाइकलिंग के लिए, और ऑर्गेनिफिकेशन में वो हेल्प कर देगा। और एमआईटी और डीआईटी में से अगर हमने आयोडीन निकाल दिए तो टायरोसिन भी वापस चला गया, टायरोसिन भी थायरोग्लोबुलिन यानी कि रॉ मटेरियल वापस रिसाइकल हो गए। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। तो यानी कि एक सेल के पास खुद ही ऐसा मैकेनिज्म है जो कि मतलब T3 और T4 थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खुद भी बनाता रहेगा रेगुलेटेड वे में। सो क्या हुआ, टीजी में से T3 एंड T4 जब TSH का स्टिमुलेशन आया तो वो अलग हो गए, सर्कुलेशन में चले गए ब्लड के, क्योंकि अब T4 और T3 लिपोफिलिक है, तो यानी कि अब मेम्ब्रेन है जो ये भी लिपोफिलिक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोटीन वगैरह मॉलिक्यूल की कोई मतलब कैरियर की ज़रूरत नहीं है इनको बाहर ले जाने के लिए, सर्कुलेशन में चले गए, और इन्होंने अपना हार्मोन मैकेनिज्म यानी हार्मोन एक्शन दिखा दिया। अब एमआईटी डीआईटी में से हमने डी आयोडीनेज से आई हटा दिया, आई माइनस वापस I2 में बदल गया, ऑर्गेनिफिकेशन में यूज़ हो गया, और टायरोसिन यहाँ से फिर से टीजी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में फिर से रिसाइकल हो गया। सो सिक्स्थ एंड सेवन्थ स्टेप में हमारा क्या हुआ, स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल्स ना, थायराइड सेल्स बाय TSH ने आके स्टिमुलेट कर दिया। लास्ट यानी कि एट्थ स्टेप में क्या हुआ, जो लेफ़्ट ओवर यानी कि जो बचे कुचे एमआईटी एंड डीआईटी थे उनको हमने आयोडीन हटा दिया, यानी कि डी आयोडीनेटेड, दे आर डी आयोडीनेटेड एंड I2 इज़ रिलीज्ड फॉर फर्दर ऑर्गेनिफिकेशन, और यही साइकिल पूरा का पूरा रिपीट हो जाता है। यानी कि हमारे साथ के 8 स्टेप आपको पता लग गए। सबसे पहले टीजी की सिंथेसिस हुई, टीजी की सिंथेसिस के बाद हमने आयोडीन को ट्रैप किया बाय NIS में से आयोडीन को ट्रैप करने के बाद हमने इसकी ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीडेज। ऑक्सीडेशन होने के बाद आयोडीन बन गया, आयोडीन की ऑर्गेनिफिकेशन हुई ऑन टीजी, एमआईटी एंड डीआईटी बने, डीआईटी और एमआईटी ने कपलिंग रिएक्शन की टू फॉर्म T4 एंड T3 एस दे आर लिपोफिलिक इन नेचर। सो जब TSH स्टिमुलेशन हुई तो यहाँ पे इन्होंने स्यूडोपोडिया लाइक प्रोजेक्शंस निकाल के एंडोसाइटोज कर लिया, लाइसोजाइम ने प्रोटीएसिस निकाल के T4 एंड T3 को अलग कर दिया, T4 एंड T3 सर्कुलेशन में चले गए, इन्होंने अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखा दिया, एंड एमआईटी एंड डीआईटी एंड आयोडाइड आर रिसाइकल्ड अगेन। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी हार्मोन सिंथेसिस। आई होप अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम फोकस करेंगे थोड़ा सा। सो ये थी हमारी 8 के 8 रिएक्शन। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया कि स्टेप्स ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस लिखनी है तो आप ये 8 स्टेप्स और प्लस ये अगर आप डायग्राम बना के आते हैं सुंदर सा, तो आप आई कैन गारंटी आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट सारे के सारे लिखना। अपने जिनको भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी लोग जिनको लगता है कि ये वीडियो अगर मतलब समझ नहीं आई है उनको ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप उनके साथ ये भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।